बादब बामुलाहजा में महफूज अली मलिक। दिल्ली दंगों की जांच की बात। अदालत की टिप्पणी ने दिल्ली पुलिस के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठा दिया है। फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। 2 दिन तक दिल्ली जलती रही, पुलिस सोती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आरामगाह में रहे, दिल्ली के तमाम बड़े नेता, मंत्री संतरी सब अपने अपने आरामगाहों में ट्रंप की स्वागत में लगे रहे और दिल्ली जलती रही। इस दंगे में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मरने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी, लेकिन मारे गए लोगों में ज़्यादा मुसलमान थे। दंगाइयों ने लोगों के घर जलाए, सामानों को लूटा। इनमें भी मुसलमानों की तादाद ही ज़्यादा थी। कहा तो यह गया कि दंगाई बाहर से आए, लेकिन सवाल यह है कि दंगों की साजिश जिन लोगों ने रची थी वे पकड़े जाएंगे क्या? वो सामने आएंगे क्या? उनका सच सामने आएगा क्या? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दंगों की जांच जिस तरह से हो रही है उससे साफ है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और अदालत की टिप्पणी ने इस बात को सच साबित किया है कि कोई पुलिस और केंद्र सरकार दंगाइयों को जो इस साजिश में लगे हुए तो उन्हें बचाने में लगी हुई है। याद करें हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी, जिन्होंने न सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद परवेश वर्मा और भाजपा नेता कमल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, उनका तबादला रातों रात कर दिया गया था। यह हमारी एक सरकार की व्यवस्था है। हाल ही में जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जब पुलिस ने अदालत में पेश किया तो अदालत ने बहुत तल्ख टिप्पणी की, गंभीर टिप्पणी की, जो सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। अदालत ने साफ कहा कि दंगों की जांच एक तरफा हो रही है। अदालत की यह टिप्पणी सरकार के और पुलिस की नीयत पर सवाल उठाती है और ये सवाल इस जांच के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी कर दिल्ली पुलिस की पूरी जांच पर ही सवाल खड़ा कर डाला है। तन्हा को पुलिस ने अदालत में पेश करते हुए उसकी न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अदालत ने छात्र को 30 दिन के न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अदालत ने तन्हा को 30 दिन के न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया, लेकिन जज की टिप्पणी ने दिल्ली के पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने जो कहा वह काफ़ी अपने आप में बहुत झकझोरने वाला है, महत्वपूर्ण है और सरकार को शर्मिंदा और असहज करने वाला भी है। दंगों के इसलिए टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि सवाल और शिद्दत से उठते हैं कि दंगों के मुजरिमों को पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं। इस टिप्पणी ने और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं कि पुलिस पे जो टिप्पणी जज ने की, जज की टिप्पणी कुछ इस तरह की है कि केस डायरी के अध्ययन से गड़बड़ तथ्यों का पता चलता है। लगता है कि जांच एक तरफ लक्षित की गई है। शब्दों पर ध्यान देंगे कि जांच एक तरफ लक्षित की गई है। इंस्पेक्टर अनिल और लोकेश से पूछताछ करने पर वे ये बताने पर नाकाम रहे कि प्रतिद्वंदी गुट की भागीदारी के बारे में अब तक क्या जांच हुई या जांच में प्रगति हो पाई है। अदालत ने साफ कहा कि अदालत ने साफ माना है कि केस डायरी में गड़बड़ है, केस डायरी गड़बड़ है और आपराधिक मामलों में केस डायरी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी मुकदमे या किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचाने में। अदालत ने यह भी साफ साफ कहा कि जांच ईमानदारी से नहीं की जा रही है, बल्कि एक खास दिशा की तरफ ही जांच को सीमित रखा गया है और दूसरे पक्ष को लेकर किसी तरह की जांच नहीं की गई है या नहीं की जा रही है। दंगा तो एक तरफा होता नहीं है। दंगा में 2 पक्ष या 2 समुदाय होते हैं, तभी झगड़े, मारपीट, फसाद होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारियां कोरोना काल के दौरान या कोरोना संकट के बीच की, वह भी एक तरफा रही। जो गिरफ्तारियां हुई वो दंगों के लिए कम, CA का विरोध करने वाले, NRC का विरोध करने वाले लोग हैं,
या शाहीन बाग के प्रदर्शन में वो शामिल रहे। जामिया या जेएनयू के छात्र हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ शिद्दत के साथ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पे हाथ डाला और जो जो दंगों के सूत्रधार हैं उन पर अब तक उसने हाथ नहीं डाला। कपिल मिश्रा ने साफ चेतावनी दी थी पुलिस के सामने, वो आज भी छुटे हुए घूम रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर और भी जहर उगल रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस इतनी तत्परता से दिल्ली दंगों को लेकर कुछ खास लोगों को अपने गिरफ्तार किया है, जेएनयू में जब में नकाब पोशों के हमले को लेकर नकाब पोशों ने जो हमला किया, अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है, तो उसकी कार्यशैली इसी से समझी जा सकती है कि वो किस तरह से काम कर रही है, वो कोई दबाव में है या नहीं। इस कोरोना काल में तन्हा के अलावा सफूरा जरगर, मिरान हैदर, उमर खालिद के अलावा कई छात्रों को निशाना बनाया गया। ये वही छात्र हैं जो दिल्ली सहित देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन पर यूएपीए जैसे गैर कानूनी मुकदमे दर्ज धाराएं लगाई गई या मुकदमा दर्ज किया गया। इस धारा के तहत, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये बहुत गंभीर धारा है। लेकिन दूसरे लोग आज भी खुला घूम रहे हैं। इस बीच 23 मई को देवांगना कलिता और नताशा नरवाल जो जेएनयू की छात्रा है उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर भी इसी तरह का कुछ आरोप था, प्रदर्शन वगैरह का आरोप था। 24 मई को उन्हें अदालत में पेश किया और अदालत ने जमानत देने में देर नहीं लगाई और अदालत ने टिप्पणी की कि, और ये टिप्पणी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली टिप्पणी भी और ये टिप्पणी भी, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने कहा कि एफआईआर और केस फाइल से साफ लगता है कि इनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ये लोग जो आरोपी हैं ये सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, हिंसा से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं और समाज में इनकी बहुत गहरी पैठ है। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस को इससे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अभी वो जमानत के खाना पूरी होती, इससे पहले अदालत की इन टिप्पणियों पर सवाल तो खड़े करते, लेकिन अभी जमानत मिलते ही दिल्ली पुलिस बौखला गई और अदालत में ही बहादुर दिल्ली पुलिस जो जेएनयू के मामले को अभी हल करने में नाकाम रही है, अभी तक उन गुंडों को पकड़ नहीं पाई, जो नकाबपोश गुंडों को जो हमला करते हैं वहाँ के छात्रों पे। लेकिन वो फौरन दूसरी दलबल के साथ फिर पहुंचती है और उन दोनों छात्राओं पे, यानी देवांगना और नताशा पे, इस बार गंभीर आरोप लगाती है, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर उन्हें फिर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद अदालत से 15 दिन की रिमांड मांगती है, लेकिन अदालत ने कहा कि ये जांच में सहयोग कर रहे हैं, आप इनसे 15 मिनट का इंट्रोगेशन या पूछताछ कर लें। दिल्ली पुलिस की वो टुकड़ी उनसे 15 मिनट की पूछताछ तो करती है, लेकिन संतुष्ट नहीं होती। जाहिर है कि उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो फिर अपने जिद पे अड़ी रही कि उन्हें 2 हफ्ते का या 15 दिन के उन्हें पुलिस रिमांड दिया जाए। लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 दिन की रिमांड देती है। तो इससे दिल्ली पुलिस की मंशा और नीयत को पूरी आसानी से समझा जा सकता है कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। हालांकि ये भी सही है कि दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस शुरू से ही संदेह के घेरे में रहे। 2 दिनों तक दिल्ली में आग लगी रही, दंगों की आग फैलती रही, दिल्ली पुलिस अपने अपने बैरकों में सोई रही, कमिश्नर चुप थे, कमिश्नर ट्रम्प की अगवानी में लगे हुए थे, आवभगत में लगे हुए थे, मंत्री संतरी जैसे कहा सारे लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। दिल्ली जलती रही, पूर्वी दिल्ली का वो पूरा इलाका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सिर्फ अपने आप में ही मगन रहे। अगर वो चाहते तो दिल्ली की आग
ठंडी पड़ सकती थी अगर वो फौरन उस इलाके में पहुंच जाते। धरना प्रदर्शन के तो मास्टर हैं ही हैं वो राजघाट जरूर गए लेकिन उन इलाकों में नहीं गए जहां दंगे हुए, और दंगे कई दिनों तक दिल्ली चलती रही। पुलिस की नाकामी भी है और प्रशासन और जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया तंत्र की नाकामी भी है। पुलिस लगातार 2 दिनों तक 3 दिनों तक दंगाइयों को खुली छूट दे दी थी। कई वीडियो फुटेज में तो वह खुद भी लोगों को मारती दिखाई दे रही है, उनसे कई तरह के चीजें बुलवाती दिखाई दे रही है, आपत्तिजनक बातें बुलवाती दिखाई दे रही है। उसके सामने पथराव हो रहा है लेकिन वह खामोश तमाशाई बनी रहती है। तो सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस, इन टिप्पणियों को अगर देखा जाए तो सवाल उठते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस निकम्मी है? क्या वो जांच को जानबूझकर भटका रही है, एक तरफा ले जा रही है, या एक पक्षीय जांच कर रही है, या फिर यह कि दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पे काम कर रही है? बड़ा सवाल है। जाहिर है कि कोरोना काल में जिस तरह से पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तारियां की, पुलिस ने जिस तरह से कुछ खास लोगों को, कुछ खास समुदाय के जो सीए और एनआरसी के विरोधी उनको निशाना बनाया, उससे साफ है कि वो किसी और के इशारे पे काम कर रही है। इसलिए यह सवाल भी उठता है कि दिल्ली पुलिस किसी सियासी दबाव में तो नहीं है, और उसे कहीं आदेश कहीं दूसरी जगह से, पुलिस कमिश्नर की बजाय अगर सीधे सीधे कहें तो गृह मंत्रालय से तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यह सवाल सीधे गृह मंत्री अमित शाह के कार्यशैली से जाके जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनके काम काज करने का अपना तरीका, और जो उनके काम काज करने के तरीकों को जानते हैं वो जानते हैं कि अमित शाह दंभ में किस तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए किस तरह से हर वह काम कर सकते हैं जिससे उनको संतुष्टि मिले। तो जाहिर है कि यहाँ बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। गृह मंत्री उनके अधीन, गृह मंत्रालय उनके अधीन, और दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है। तो बिना उनके इशारे के पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और बिना ऊपर के इशारे और सरपरस्ती के दिल्ली पुलिस ऐसा कर भी नहीं सकती। गृह मंत्री अमित शाह का खेल गुजरात में भी हम लोग देख चुके हैं, और अब केंद्र में भी देख रहे हैं। इस पूरे मामले को, इस पूरे दंगे को भी, और दंगों के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, उसे सीए और एनआरसी के विरोध से भी जोड़कर देखा जाना जरूरी है। क्योंकि सरकार ने जब सीए और एनआरसी की बात कही थी, और फिर सदन में अमित शाह ने जिस तरह से मेज पे मुक्का मार के ठोक के कहा था कि सीए और एनआरसी तो लागू होकर रहेगा, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, और इसके बाद जिस तरह से देश भर में आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, लोग हालांकि पीटे भी गए, पुलिस की लाठियां भी खाई, और फिर एक शाहीन बाग ने एक नैरेशन बदल दिया आंदोलन का। देश भर में जगह जगह शाहीन बाग बन गए, और इसकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई। शाहीन बाग, अलग अलग शाहीन बाग, हर जगह शाहीन बाग बने। औरतों और महिलाओं ने जिस तरह से खुलकर इस प्रदर्शन में सीए के खिलाफ हिस्सा लिया, उससे सरकार तिलमिलाई। देश भर में बड़े इस आंदोलन ने सरकार को सकते में डाल दिया, क्योंकि सरकार को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बड़ा आंदोलन भी सीए और एनआरसी के खिलाफ हुआ, लेकिन हुआ। और ऐसा हुआ कि सरकार की नींद हराम हो गई। 1-2 दिन नहीं, महीनों ये आंदोलन चला। बरसात में भी महिलाएं जमी रहीं, और शिद्दत के जाड़े में भी जमी रहीं, सर्दी में भी जमी रहीं, बच्चों के साथ जमी रहीं। और शाहीन बाग का ये मुद्दा अगर चुनाव में याद हो तो दिल्ली चुनाव में भी ये मुद्दा शिद्दत से उठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे संयोग नहीं प्रयोग बताया था, और गृह मंत्री अमित शाह ने तो कई जगह कई सभाओं में कहा था कि बटन इतनी शिद्दत से दबाओ कि बटन तो यहाँ दबे लेकिन करंट शाहीन बाग तक महसूस हो। और उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली के चुनाव में यह फैसला होना के है कि आप देश के साथ हैं या शाहीन बाग के साथ हैं। जाहिर है कि देशभक्त बनाम देशद्रोह का मामला उठाने की कोशिश की गई,
और फिर एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो वही गोली मारो सालो कुछ ऐसा नारा दिया। और सांसद प्रवेश वर्मा ने हिंदुओं हिंदुओं को ललकारते हुए कहा कि ये वो लोग हैं, अगर इन्हें गद्दी दे दी, इन्हें इनकी सरकार बना दी, तो हिंदुओं के घरों में घुसकर तुम्हारी बेटियों बहनों के साथ बलात्कार करेंगे। इसका खूब प्रचार किया गया। एक अलग तरह से दक्षिणपंथी ताकतों ने भी इसे खूब प्रचारित किया, शाहीन बाग को लेकर और सीए और सारे मामले को एक अलग तरह से पेश किया गया कि मामले कि शाहीन बाग और सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध देशद्रोह का मामला है। देशभक्त ये सारे लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं। और अब जब जांच पर सवाल उठ रहे हैं और जब अदालत की ये टिप्पणी है, तो सवाल ये है कि दिल्ली दंगों की जांच ईमानदारी से सचमुच हो रही है क्या? क्योंकि अगर जांच ईमानदारी से हुई तो कई ऐसे बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जो सरकार को असहज कर सकती हैं, जो सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है। दरअसल इस पूरे खेल में सरकार की मंशा साफ है कि उसके खिलाफ उठने वाली सारी आवाज़ों को दबा दिया जाए। कोई सवाल अगर पूछे तो उसकी ज़बान काट ली जाए। सरकार दमन से आवाज़ों को दबाना कुचलना चाहती है। धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर संदेश देना चाहती है कि भविष्य में अगर कोई भी उसके खिलाफ इस तरह की आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा जो इन प्रदर्शनकारियों के साथ हुई। और इस पूरे खेल में दिल्ली पुलिस भी शामिल है। दिल्ली पुलिस इसलिए शामिल है क्योंकि उनके सियासी आकाओं ने उनसे कह रखा है कि हर वह जुल्म करो, हर वे उस मासूम और मजलूमों को पकड़ो जो सीए और एनआरसी के खिलाफ हैं। और दिल्ली की बहादुर पुलिस सियासी आकाओं को खुश करने में लगी है। किसी ने कहा है कि इंसाफ की तलाश में भटक रहा हूं मैं, फिर भी लोगों की आंखों में खटक रहा हूं मैं। दिल्ली की अदालत की टिप्पणी सरकार पर भी सवाल है और दिल्ली की पुलिस पर भी, और उन तमाम राजनीतिक दलों पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान। आप भी सोचिएगा और गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि देश तभी बचेगा जब समाज बचेगा, लोग बचेंगे और बेकसूर और मजलूमों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। आपको ये अच्छी बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।